हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त होंगे। आप सभी मेरे प्यारे साथी अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे मेरे दोस्त। आप सभी मेरे साथी अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे और उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त होंगे। अब देखिएगा, आप लोगों के लिए एक सूचना सबसे पहले तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों को दूंगा। देखिए, संस्कृत के जो आप लोगों के टॉपिक हैं, अब अगर मैंने बात की मैम से, तो वर्षा मैम से बात की जो संस्कृत हमारे यहाँ पढ़ाती हैं, तो उनसे मैंने बात की कि मैम संस्कृत के जो टॉपिक हैं हमारे, वो बच्चों को कराने हैं जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको। तो उनका ये कहना है कि सर, मैंने पेपर देखा है, आपका हिंदी वाला जो संस्कृत पूछी जाती है बहुत ही नॉर्मल संस्कृत पूछी जाती है, और मैं जो अपने बैच में पढ़ा रही हूँ वो बैच में मैं थोड़ा सा डीप, बहुत डीप जा करके पढ़ा रही हूँ, जिसके कारण उन वाले बच्चों का, हिंदी वाले बच्चों का समय बहुत ज्यादा खराब होगा, क्योंकि उनको इतना डीप पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने एक मुझे आइडिया दिया। मैंने फिर उनसे पूछा मैम से कि मैम, संस्कृत फिर मैं इन बच्चों को कैसे करवा सकता हूं? तो उन्होंने बोला कि सर, जो इनका लेवल है, इस लेवल की संस्कृत मैंने सुपर टेट वाले बैच में करवा रखी है, गुरुजी वाले बैच में। तो प्यारे दोस्त, जो संस्कृत की कक्षा है आप लोगों की, जो टॉपिक है, ठीक है, वो गुरुजी वाले बैच से मैं उठा करके आप लोगों को जो जो टॉपिक हैं उनको आपके एक फोल्डर बना करके आपके हिंदी वाले बैच में डलवा दूंगा। आप अपने समय अनुसार उस कक्षा को देख लेना। बात आ रही है लाइव वाली कि सर अब लाइव कब पढ़ेंगे? तो मैम ने एक बात बोली मुझे, जो मुझे भी अच्छी लगी। देखिए, अपना समय नष्ट करने से अच्छा तो हम कहीं और पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है। कहीं और का मतलब है कि हम उस टॉपिक को अच्छे तरीके से, जो सजेशन दिया, देखो वो सब्जेक्ट के टीचर हैं संस्कृत के, हम हिंदी के टीचर हैं तो हम हिंदी की जानकारी रखते हैं, वो संस्कृत की टीचर हैं तो संस्कृत की ज्यादा जानकारी रखती होंगी। तो उन्होंने ये कहा कि आप सुपर टेट का जो बैच है हमारा गुरुजी वाला, उस वाले बैच की जो संस्कृत है उसके टॉपिक जो है इनके बैच में, हमारे वाले बैच में डलवा दो। बात आ रही है लाइव की, तो सर मैं लाइव, ऐसा नहीं कि मैं लाइव नहीं कराऊंगी, उनको लाइव कराऊंगी। तो प्यारे दोस्तों, वो आप लोगों के लिए वन शॉट लेकर के आएंगी। वो आप लोगों के लिए क्या लेकर के आएंगी? वन शॉट लेकर के आएंगी। तो जब वो वन शॉट लेकर के आएंगी ना, आपका संधि का, तो अपने वाले बैच में लेकर के आएंगी, तो वो आपके लेवल का लेकर के आएंगी, यानी कि आप भी उसमें, आपका भी कवर हो जाएगा। अर्थात इस वन शॉट से आपका रिवीजन मेरे दोस्त हो जाएगा। इस वन शॉट से क्या हो जाएगा? आप लोगों का मेरे वीरो रिवीजन हो जाएगा। तो ये मैडम ने बताया है, मुझे ये सजेशन दिया है, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि अब देखो, अब अगर मैं संस्कृत को लाइव करवा दूं उनसे कह के कि मैम संस्कृत लाइव कर दो, ठीक है, तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी अगर मैं लाइव करवा देता हूं। ठीक है, दिक्कत यही आएगी कि आपका समय बहुत ज्यादा नष्ट होता चला जाएगा। बात समझ रहे होंगे? एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब हम अपने टॉपिक पर। देखिए, मैंने कहा था आप लोगों से कि कक्षा तीसरी है, तो आज ये कक्षा तीसरी करवा दी, और जो कल ली थी मैंने कक्षा, उसको मैंने दूसरी कक्षा करवा दिया है। ठीक है भैया, तो ये सजेशन मुझे मिला, मैंने सेम सजेशन आपको बता दिया है। तो आपकी अब संस्कृत की भी समस्या जो थी वो खत्म हो गई। बाकी आप कहोगे सर जो टॉपिक नहीं है संस्कृत के वो कैसे होंगे? उसको मैम ने बोल दिया है कि उसको मैं लाइव करा दूंगी, जो उसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो टेंशन खत्म संस्कृत की भी। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। सर जी डीप ही पढ़ना है। देखो, विजय कह रहे हैं सर डीप ही पढ़ना है। सर मेरे दोस्त विजय, देखो, मान लो तुम संस्कृत को डीप पढ़ते रहोगे, हिंदी मेन जो है हमारा वो क्या है? हिंदी। संस्कृत ज्यादा नंबर की थोड़ी आएगी मेरे दोस्त, थोड़े बहुत नंबर की संस्कृत आएगी, उन टॉपिकों में से क्वेश्चन आएगा। लेकिन मेरे दोस्त मेन तो आपकी हिंदी, आप इस पर क्यों ना ज्यादा समय दो? इसके लिए मैं आप लोगों को मेरे दोस्त सारी चीजें उपलब्ध करा तो रहा हूं, पीडीएफ भी दूंगा मैं इस संस्कृत वाली
के संस्कृत के जो टॉपिक हैं उसकी मैं पीडीएफ भी दूंगा, उसको आप आराम से देख सकते हो। पीडीएफ निकलवा करके पढ़ सकते हो, मैम की कक्षा देख लो, पीडीएफ निकलवा लाओ, नोट्स भी मत बनाओ, कक्षा देख करके ही पढ़ लो। जितना लेवल है उसी के हिसाब से मेरे दोस्त मैंने बताया। देखो, आप अपना समय नष्ट ना करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि समय की मेरे दोस्त बहुत कीमत है। बाद में हम हथेली पीटते रह जाते हैं मेरे दोस्त जब समय निकल जाता। तो प्लीज इस बात को समझना, ठीक है? रिकॉर्डेड भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, चिंता ना करें। अब देखो आगे, सरहपा की बात मैं कर रहा था मेरे दोस्त आप लोगों से कल, तो देखिएगा सरहपा की बात मैं कर रहा था। सरहपा की कुछ आगे और भी मेरे दोस्त जानकारी मेरे दोस्त आप लोगों के लिए साझा की है, ठीक है? तो देखिए, अगर मैं बात कर दूं मेरे दोस्त आप लोगों से सरहपा की, तो देखिए सरहपा सरह या सरोरु वज्र के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर जो सरह दिया है ना, इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त वाण चलाने वाला। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सरह का अर्थ मेरे दोस्त क्या होता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सरह का अर्थ मेरे दोस्त क्या होता है, तो आपको बताना होगा सर जी बाण चलाने वाले को सरह कहते हैं। बाण चलाने वाले को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सरह कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। देखो, मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तो दोनों क्लासेस लाइव करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैडम का भी कहना यही था और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, तो भाई मैंने उनकी बात को प्रिफर किया, बाकी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भैया, क्लियर हो गई? चल आगे देखो, इसके बाद क्या है? उनके नाम का यह रूप उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा। जैसे नीचे विवरण में मेरे दोस्त दिया गया है, वे 84 महासिद्धों में प्रमुख थे। कौन थे मेरे दोस्त? सरहपा। एक तो मुख्य बिंदु ये है, देखिए मैं मुख्य बिंदु लेकर के आया हूं इसके, कि वे 84 महासिद्धों में प्रमुख हैं। जो 84 महासिद्ध हैं उसमें मेरे दोस्त कौन थे? प्रमुख थे। ये बात का ध्यान रखना। आगे देखो क्या कह रहा है। जन्म और प्रारंभिक जीवन की बात मैं करूं तो नहीं, उसमें लिखित परीक्षा के लिए नहीं दिया है। उसमें लिखित परीक्षा के लिए मेरे दोस्त नहीं दिया है। लिखित परीक्षा में आपका विषय आएगा, बस केवल विषय आएगा। पहले तो ये बताओ मुझे कि क्लियरिटी कैसी चमक रही है आज। पहले तो ये बताओ क्लियरिटी कैसी चमक रही है फोन में, पहले तो ये बताओ सब विद्यार्थी। सरहपा का जो जन्म है वो मेरे दोस्त भारत के बंगाल या उड़ीसा क्षेत्र में हुआ माना जाता है, और इसके प्रमाण ऐतिहासिक दृष्टि से सीमित मेरे दोस्त हैं। वे एक ब्राह्मण परिवार से में जन्मे और युवावस्था में उन्होंने क्या किया था मेरे दोस्त? नालंदा या विक्रमशिला जैसे बौद्ध शिक्षण संस्थानों में बौद्ध धर्म और तर्कशास्त्र के प्रकांड विद्वान बने। बौद्ध धर्म और मेरे दोस्त क्या बने हैं? विक्रमशिला जैसे बौद्ध शिक्षण संस्थानों में बौद्ध धर्म और तर्कशास्त्र के प्रकांड विद्वान बने हैं। बिल्कुल साफ दिख रहा है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। इसकी कैमरे की सेटिंग करवाई थी मैंने उस दिन, जिस दिन जो समस्या आ गई थी, शुक्रवार के दिन, जिस दिन मैं घर यहाँ आया था। यहाँ आने के बाद मैंने सोचा आपकी कक्षा आप घर से ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई जैसे ही मैं घर से लेने के लिए आया, पता नहीं इसमें कैमरे में क्या बाष्प सी आ गई है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत सी हो गई। ठीक है ना मेरे दोस्त? देवेंद्र मेरे दोस्त, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है फिर चलिए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने हीनयान और महायान दोनों बौद्ध परंपराओं का अध्ययन किया। किन्होंने? सरहपा ने। सरहपा ने हीनयान और मेरे दोस्त महायान दोनों बौद्ध परंपराओं का मेरे दोस्त क्या किया था? दोनों बौद्ध परंपराओं का मेरे शेर अध्ययन किया था। संन्यास और परिवर्तन की अगर मैं इनकी बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से, कि एक समय ऐसा आया जब उन्होंने औपचारिक शिक्षा और कर्म कांड को छोड़ दिया और सहज योग और ब्रजयान की ओर मुड़े। देख लीजिएगा, जो मैंने बताया था कल की कक्षा में भी सहज योग का वर्णन किया था कि उन्होंने सहज शिक्षा ग्रहण की थी। मैंने इस तरीके से बताया था या नहीं बताया था? और अब भी बता रहा हूं कि सहज योग और ब्रजयान की ओर वे क्या हुए? मुड़ गए थे, उसको छोड़ करके।
ठीक है। आगे दिया, वे सांसारिक जीवन और भिक्षुक परंपरा दोनों को त्याग करके एक डाकिनी यानी कि तांत्रिक योगिनी के साथ रहते थे। यानी कि एक डाकिनी, डाकिनी किसको बोलते हैं? जो तांत्रिक योगिनी होती, जो मेरे दोस्त सन्यासिनी कह सकते हो आप लोग, जो तंत्र विद्या को जानती थी, उसके साथ मेरे दोस्त रहते थे, जो उनके ज्ञान की गुरु माता बनी। जो उनके ज्ञान की वो क्या बनी मेरे दोस्त? गुरु माता बनी। इतनी बात बताओ समझ में आ गई या ना? मुझे इतनी बात बता दो मेरे दोस्त, समझ में आ गई या ना? फटाफट बता दो, समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? आप लोग बता दीजिएगा। अपने समयानुसार हर्ष देख लो क्लास को, ज्यादा परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। साइंस को सबसे अंत में पढ़ना, क्योंकि साइंस का इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, जो साइंस डली है ना रिकॉर्ड फॉर्म में, वो उसको सबसे अंत में पढ़ना। पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये चीज पढ़ लेना। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप जीएस रिकॉर्डेड को देखोगे तो आप परेशान, मतलब आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, आपका मेरे दोस्त ज्ञान बढ़ेगा। कारण क्या है? आप अन्य परीक्षा में मेरे दोस्त उसका बहुत ज्यादा भूमिका निभाई जाएगी आप लोगों की। मान लीजिए यहां तो 30 प्रश्न है, लेकिन आप इससे अलग कोई और परीक्षा का फॉर्म डालते हैं, इस बीच आ गया, मान लो आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो यूपीएसआई का भी फॉर्म डालेंगे, आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो यूपी पुलिस का भी फॉर्म डालेंगे, आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो एसएससी जीडी का भी फॉर्म डालेंगे, अन्य परीक्षाओं के लिए भी फॉर्म डालेंगे, तो भाई आपका उसमें भी काम करेगा। बात समझ रहे कि नहीं मेरी? उसमें भी आपका काम करेगा। ठीक है वीर, चलिए आगे देखो। ये तांत्रिक योगिनी के साथ रहते थे। यही वह काल था जब उन्होंने सहज यान की गूढ़ साधना शुरू की। आप देख सकते हो कि यही वह काल था जब उन्होंने सहज यान की जो है वो क्या की मेरे दोस्त? गूढ़ साधना मेरे दोस्त उन्होंने शुरू की। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? बताइए जल्दी से। संस्कृत की क्लास में खुद डलवा दूंगा आप लोगों को, आपके बैच में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके लेवल के अनुसार डलवा दूंगा। संस्कृत की जो क्लास चलेगी आपकी लाइव, वो यूट्यूब पर लेंगी मैम अपने संस्कृत वाले बच्चों के लिए 1 शॉट वीडियो। तो तब आप लोग भी उस कक्षा को ले लेना, आपकी संधि जो टॉपिक है कॉमन वाले वो रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, वो आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी क्लासेस में अपलोड करवा दूंगा, चिंता ना करना। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत ही बेहतरीन। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए ये बहुत ही मुख्य मुख्य बातें मैं मेरे दोस्त लेकर के आया था। यहां देखिएगा, सरहपा और डाकिनी की कथा अगर मैं बात करूं, जिसको उन्होंने गुरु माता कहा था, जिसको उन्होंने मेरे दोस्त गुरु माता कहा था, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो गुरु माता जो कहा था उसके बारे में भी मेरे दोस्त बताया गया है, इसको भी मेरे दोस्त यहां पर देखना है। इतनी बात क्लियर हो गई सबकी? इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। चलिए, एक भैया पूछ रहे हैं, नहीं, एक बहन पूछ रही हैं कि सर जी औपचारिक शिक्षा क्या होती? गुड़िया रानी, औपचारिक शिक्षा वह होती है जो हमें स्कूलों से, विद्यालयों से, संस्थानों से प्राप्त होती है। अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो हमें परिवार से, परिवेश से, आस पड़ोस से प्राप्त होती है। ठीक है गुड़िया रानी, चल गया पता? बिल्कुल एकदम। मेरे शेर अभी संस्कृत के लिए उसमें नहीं लिखा, सब्जेक्ट लिखा है, केवल सब्जेक्ट लिखा, संस्कृत के लिए लिखित परीक्षा के लिए नहीं लिखा मेरे वीर। ठीक है, चलिए अब देखो। कहा जाता है कि एक बार में, कहा जाता है कि वे एक बार में एक तीर बनाने वाली महिला से मिले। यानी कि कहा जाता है कि एक बार वे एक तीर बनाने वाली महिला से मिले थे, एक तीर बनाने वाली महिला थी, उससे मिले थे मेरे दोस्त। आगे, जो एक डाकिनी यानी कि तांत्रिक साधिका थी, वह महिला प्रतीक बनती है सहज ज्ञान और लोक से जुड़े सत्य की। देखिए आप लोगों से प्रश्न बन सकता है, यहीं पर प्रश्न बन जाएगा क्या कि सरहपा, सरहपा जो मिले थे वो किससे मिले थे? एक तीर बनाने वाली महिला से मिले थे, जो डाकनिक तांत्रिक साधिका थी, यानी कि जो योगिनी कहलाती थी, इससे पहले जो बताया था मैंने। और वह महिला जो है किसकी प्रतीक बनती है? किसकी? सहज ज्ञान
और लोक से जुड़े सत्य की। आपसे पूछा जाएगा क्या कि कौन सी महिला सहज ज्ञान और लोक से जुड़े सत्य की प्रतीक बनती है? तो आपका जवाब होगा डाकिनी अर्थात तांत्रिक साधिका। क्लियर? क्लियर मेरे शेर इतनी बात? क्लियर मेरे शेर इतनी बात या ना? इतनी बात क्लियर हो गई या ना? जल्दी से थम्स अप कर दो। इतनी बात क्लियर हो गई या ना? जल्दी से थम्स अप कर दो। देखो मैं जब तक आपका थम्स अप नहीं आता फिर मैं आगे नहीं बढ़ता हूं, ठीक है? और आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो भी लेकर के आया था कि किस तरीके से किस किस ने देखी वो वीडियो जो मैं यूट्यूब पे लेकर के आया था शाम 6 बजे। आप में से कुछ ने देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी, मुझे पता है। माधवी मैथ्स का कोई जिक्र नहीं है गुड़िया रानी उसमें, वो प्रवक्ता वाले बैच में आएगा। प्रवक्ता के 40 क्वेश्चनों में दिया है वो, इसमें कोई खोल करके सिलेबस नहीं दिया उन्होंने, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखिए पढ़ने के लिए कंटेंट तो हम पढ़ सकते हैं बुक से भी, लेकिन फिल्टर करा हुआ जो मिल जाए एक ही जगह वो बेस्ट होता। तो भाई मैं आप लोगों को अनेक बुकों से फिल्टर करके सारी चीजें लेकर के आ रहा हूं, तो आप चिंता ना करें। देखिए आगे, उसने सरहपा से कहा कि उनका ज्ञान पुस्तकीय है और उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। किसने कहा? इस महिला ने कहा, सरहपा जी से कहा कि उनका ज्ञान जो है वो कैसा है? उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान एक पुस्तकीय ज्ञान है, यानी कि उनको केवल बस पुस्तक का ही ज्ञान है, बाकी अन्य बाहरी सामाजिक ज्ञान उनको नहीं है। बाकी बाहरी उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है, तो उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए, उन्हें जो है प्रत्यक्ष अनुभव भी करना चाहिए। ये बात उन्होंने बोली। आगे क्या कह रहा है? सरहपा ने उसे गुरु माना और उसके साथ जंगलों में साधना की। सरहपा ने क्या किया? वो जो डाकिनी थी उसको गुरु माना और उसी के साथ मेरे दोस्त साधना की। उसी के साथ मेरे दोस्त क्या की? साधना की। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? बताइए जल्दी से। सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप। सर ये कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं रंजीता? गुड़िया रानी आदिकाल चल रहा है और आदिकाल में मैं पढ़ा रहा हूं किसको? ये देखो टॉपिक तुमने शुरू में ही ना देखा क्या गुड़िया रानी? ये थंबनेल ना देखा? आदिकाल चल रहा है, आदिकाल की तीसरी कक्षा है जिसमें हम सरहपा के बारे में पढ़ रहे हैं रानी, ठीक है? चलिए आगे देखो। साहित्य और योगदान की अगर मैं बात करूं तो यहां देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी, साहित्य और योगदान की अगर मैं बात करूं तो क्या कहा जा रहा है? देखिएगा ध्यान से एकदम। उन्होंने बोला है क्या कि सरहपा के प्रमुख ग्रंथों में सरहपा के दोहे अर्थात दोहा कोश, ये क्या मेरे दोस्त? दोहा कोश जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आप लोगों को कल की कक्षा में भी बताया था, दोहा कोश ये अत्यंत प्रसिद्ध है। दोहा कोश जो है वो सबसे ज्यादा मेरे दोस्त प्रसिद्ध है। सर आज ही मैंने ज्वाइन किया है क्लास, मैंने देखो कल बताया था कि प्लीज अगर कोई टॉपिक बीच में चल रहा हो तो आप बीच में से ना पढ़ें। आप पहले पुरानी कक्षा को देख करके आए, आदिकाल की 2 कक्षाएं, उसके बाद तीसरी कक्षा पर आए, तब जाकर के मेरे वीरों आपको समझ में आना शुरू होगा। बात समझ में आ गई क्या नहीं? बात क्लियर हो गई? आगे देखो उसके बाद क्या है। उन्होंने बौद्ध धर्म के सहजयान, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बौद्ध धर्म के सहजयान संप्रदाय की स्थापना की जो शून्यता, सहजता और तात्विक अनुभूति पर आधारित है। ऐसा पूछा जा सकता है प्रश्न, इससे क्या बनेगा? इससे प्रश्न ये बन जाएगा कि बौद्ध धर्म का जो सहजयान है, ठीक है, वो सरहपा ने मेरे दोस्त इस संप्रदाय की स्थापना कर दी, लेकिन उसमें एक प्रश्न ये बन जाएगा कि सहजयान जो है वो किस पर आधारित है? वो किस पर आधारित है? तो आपका जवाब होगा शून्यता पर, सहजता पर और तात्विक अनुभूति पर आधारित है। और किस पर आधारित है मेरे दोस्त? तात्विक अनुभूति पर आधारित है। कौन सा? सहज ज्ञान। बात समझ रहे हैं या नहीं? बात क्लियर है वीरो? आगे, उनके दोहे व्यवहारिक जीवन, साधना, तर्क और अनुभव के अद्भुत समन्वय हैं। भाषा आमजन की है। भाषा जो है कैसी है? आमजन, नॉर्मल है,
साधारण है, जिससे वे अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं, जिससे वे अत्यंत लोकप्रिय भी हुए हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, बता दीजिएगा। सर इसे याद करने का तरीका भी बता दीजिएगा, आप समझाते अच्छा है। प्राची शुक्ला रानी, इसको याद करने का तरीका एक तो यही है कि सबसे पहले हमें जो है, जो अगर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए अगर हम अपने नोट्स बना रहे हैं या हमने पीडीएफ बना ली, पीडीएफ निकलवा ली पूरी, उस पूरी पीडीएफ में हमें मुख्य मुख्य बिंदु देखने हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। ये बन सकता है कि सहज यान की संप्रदाय की स्थापना किसने की, ऐसे बन सकता, या ये बन सकता है कि सहज यान जो है संप्रदाय, उसमें वह किस पर आधारित है, ऐसे बन सकता है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात बताओ जल्दी से। तो इस तरीके से रानी प्रश्न बन सकता है। ऐसे ही नीचे दिया हुआ है, ऐसे ही नीचे दिया हुआ है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है। तात्विक का अर्थ क्या होता है भैया? तात्विक का जो अर्थ होता है मेरे दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तात्विक का अर्थ जो होता है, गुड़िया रानी कह रही कि भैया जी तात्विक जो दिया इसमें, ये इसका अर्थ क्या होता? ये होता अनिवार्य सेवा, आवश्यकताएं, उसको दर्शाता है, उसको दर्शाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो ध्यान से, देखो हर एक शिक्षक का पढ़ाने का अपना अपना तरीका अलग होता है। इतना जरूर मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि दुनिया में हिंदी जितने भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनमें से किसी भी शिक्षक से मेरा पढ़ाने का तरीका मैच नहीं करेगा। इतना मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो अनुभव है मुझे मेरे दोस्त हिंदी पढ़ाने का, वो मेरे दोस्त मुझे 10 साल का अनुभव हो चुका है, क्योंकि 6 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था। 6 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, 1 साल मैंने अपने आप मेरे दोस्त ऑनलाइन पढ़ाया था, और 3 साल मुझे संस्था में हो गए। 3 साल मुझे अपनी आरडब्ल्यूए रोजगार विद अंकित संस्था में हो गए। तो भाई आप निश्चिंत रहें, अब इतना तो अनुभव हो ही गया है कि प्रश्न कैसे बन सकता है। और इसके लिए मैंने आपसे एक वादा किया है, वादा यह है कि प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को मैं लाइव मॉक टेस्ट लेकर के आऊंगा यूट्यूब पर, लाइव मॉक टेस्ट लेकर के आऊंगा यूट्यूब पर आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए, ठीक है। उस समय की जो काल की आवश्यकताएं थी, उसी को तात्विकता कहते हैं, तात्विक कहते हैं। हाँ, यूट्यूब पर मॉक टेस्ट, एमसीक्यू, एमसीक्यू लेकर के आऊंगा मैं, ये एमसीक्यू लेकर के आऊंगा प्रत्येक शनिवार के दिन। ठीक है, क्लियर हो गई? कोई बात ना गुड़िया शिवानी, देखो अभी हम शिक्षकों से पहली बार जुड़े हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे जो पहले से ही आरडब्ल्यूए को जानते हैं, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं। तो देखो हर एक शिक्षक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कोई भी शिक्षक अपने बच्चे को गलत नहीं देगा, मतलब गलत दिशा में नहीं लेकर के जाएगा, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं, किसी भी शिक्षक की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अपने आप में सब शिक्षक सर्वश्रेष्ठ हैं, और आप भी एक शिक्षक की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है वीर, क्लियर हो गई? हाँ, समय 8 बजे ही रहेगा भाई, आपका समय 8 AM ही रहेगा। उस दिन आपकी एप्लीकेशन पर क्लास नहीं होगी। शनिवार के दिन जितना मैं पढ़ाऊंगा ना, उसका रिवीजन मैं यूट्यूब पर कराऊंगा। ठीक है, जितना मैं पढ़ाऊंगा ना, उसका रिवीजन मैं यूट्यूब पर कर दूंगा, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी चीज एक और, आपके जो टेलीग्राम ग्रुप हैं, अब
आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है ना मेरे दोस्त, वो आपके अब अलग अलग बन रहे हैं, पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप बन रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेलीग्राम ग्रुप बन रहे हैं अब आप लोगों के। ठीक है, अब उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों से जुड़ूंगा, सब विद्यार्थियों से। और जब मैं सब विद्यार्थियों से उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाऊंगा तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को बहुत बेहतर बेहतर मोटिवेट करता रहूंगा बीच बीच में, और आप निश्चिंत रहना, सफलता जरूर पाओगे। और एक बात और बता दूं, कल जो है 17 तारीख में जो है मेरे दोस्तों, किसका पेपर हुआ है? आप लोगों का DSSB TGT का पेपर हुआ है। DSSB TGT का 17 अगस्त को पेपर हुआ था। देखो ये DSSB TGT का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। DSSB TGT वाले विद्यार्थियों का हिंदी का, उसका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खुद ने बना रखा, उसमें मैं खुद एडमिन हूं और उनको अच्छे से सजेशन देता रहता था बीच बीच में, और उनके लिए जो भरसक प्रयास होता था मैं इस ग्रुप में आराम से छोड़ देता था। और यही बात मैं आगे चल करके आप लोगों को मिलेगा। देखिए मैंने पूछा बच्चों से, जो 17 तारीख में एग्जाम हुआ था, बच्चों कि आपका एग्जाम कैसा हुआ? तो भैया ने लिखा, राम राम गुरुजी, राजस्थान से। हिंदी व्याकरण बहुत ही सरल आई थी, ज्यादा कठिन साहित्य नहीं आया था, पेपर बहुत अच्छा हुआ था, क्वेश्चन पेपर अपनी ही क्लास से आए थे। यानी कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन थे वो अपनी ही क्लास से आए थे। ये मेरा तो नहीं है, ये देखिए DSSB TGT का मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये ग्रुप बना हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग, DSSB TGT का ग्रुप बना हुआ है, इसमें साफ साफ दिख रहा है। तो यही बात मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं भाई, मैं अपनी तरफ से मेरे दोस्त जो भरसक प्रयास होगा मैं हर एक विद्यार्थी के लिए करता हूं। ऐसा ना सोचना बिल्कुल भी कि RWA हमेशा बहुत कम पैसे में वो देता है, लेकिन कंटेंट पर विश्वास करोगे ना तो जीवन में हमेशा सफल हो जाओगे, ये बात में ध्यान रखना। सर हम लोगों के लिए भी बनाइए, मैं बना लूंगा, जब समय आएगा मैं खुद बना लूंगा, आप चिंता मत करेना। ठीक है, DSSB का पेपर PDF दे देना। अमित मेरे दोस्त, पेपर ऑफलाइन नहीं हुआ, ऑनलाइन हुआ मेरे शेर, ऑनलाइन पेपर हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या नहीं? हिंदी ग्रुप से वो अपने आप जोड़ देंगे आप लोगों को टेलीग्राम से, आप चिंता नहीं करना। ठीक है, क्लियर है दोस्त? चलिए आगे देखो। आगे भैया, सरहपा के सिद्धांत और दर्शन। देखिए मैं सारी चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से लेकर के आया हूं, चिंता न करना। ठीक है, सूर्या संस्कृत की क्लास मेरे दोस्त आज मैं डलवा दूंगा, आज डलवा दूंगा मैं। ठीक है, चिंता ना करो। ठीक है वीर, चलिए। और बस इतना ध्यान रखना, सिलेक्शन के बाद मुझे जरूर याद कर लेना कि हाँ हमारा भी एक बड़ा भाई था जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और उनकी वजह से हमें सिलेक्शन मिल गया, उन्होंने जो पढ़ाया था वो हमें दिख गया। बस इतना जरूर याद कर लेना। कभी ऐसा हो कि भैया आप जा रहे हो LT ग्रेड TGT में शिक्षक बन करके और हम साइड में खड़े हैं और अरे मास्टर खड़ा, उल्ले मुंह फेर लिया, ऐसा ना, क्योंकि हम तो पहचान सकते ना आपको, आप ही हमें पहचान सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आप हमसे रेगुलर बेस पर हमारी शक्ल को देखोगे, हम तो आपकी शक्ल बस एक ही दिन देखेंगे, जिस दिन हमारा सम्मान समारोह होगा उस दिन, हम तो उसी दिन देखेंगे बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखिए सरहपा के सिद्धांत और दर्शन की बात करूंगा तो सिद्धांत विवरण मेरे दोस्त इन्होंने दिया था। सहज योग साधना का ऐसा मार्ग, ध्यान से समझिएगा, इन्होंने बोला कि सहज योग साधना का ऐसा मार्ग जिसमें सहजता से आत्मा की अनुभूति होती है, महामुद्रा ध्यान और ध्यानातीत अवस्था की चरम दशा जिसमें व्यक्ति ब्रह्म शून्यता को अनुभव करता है, जिसमें व्यक्ति ब्रह्म शून्यता को अनुभव करता है। कर्म कांड का विरोध, कर्म कांड जो है उसका विरोध सरहपा ने रूढ़िवादी कर्मकांड और ब्रह्म धार्मिकता का विरोध किया। आपसे पूछ सकता है कि सरहपा ने किसका विरोध किया? बात समझ रहे कि नहीं? मैंने क्या कहा मेरे दोस्त कि आपसे यह पूछ सकता है कि सरहपा ने किसका विरोध किया, तो मेरे दोस्त कर्मकांड का जो विरोध, वो सरहपा ने रूढ़िवादी कर्मकांड और बाह्य धार्मिकता का विरोध किया था। प्रत्यक्ष अनुभव, उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव को पुस्तकीय ज्ञान से श्रेष्ठ बताया। यानी कि जो प्रत्यक्ष अनुभव होता, प्रत्यक्ष का मतलब होता सामने, जो सामने का अनुभव है, ऐसा अनुभव जो सामने हो, ऐसी घटना जो सामने घटी हो, जो सामने हो, ऐसी घटना जो सामने हो, उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव को पुस्तकीय ज्ञान से भी श्रेष्ठ बताया है। उन्होंने बताया कि जो पुस्तकीय ज्ञान है ना,
वो पुस्तक यानी कि पुस्तक का जो ज्ञान है वो तो सीमित है, लेकिन जो प्रत्यक्ष अनुभव है, जो सामने का अनुभव है, जो सामने घटना घटी हो, उससे भी श्रेष्ठ बताया है किन्होंने, सरहपा ने। इतनी बात समझ में आ गई तो बता दो जल्दी से। ध्यानातीत क्या है भैया? ध्यानातीत का मतलब होता है ध्यान से, ध्यान से अतीत या ध्यान से परे कह सकते हो। जो ध्यानातीत अवस्था की चरम दशा में व्यक्ति ब्रह्म शून्य को, शून्यता को अनुभव करता है। ध्यान, ध्यान में लगा हुआ। बात समझ में आ गई या ना? इतनी बात समझ में आ गई या ना? ठीक है, ध्यानातीत बोलते हैं जो ध्यान से परे हो, उसको कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां देखिएगा और भी मेन मेन मुख्य मुख्य बिंदु हैं इसमें मेरे दोस्त। क्या है, क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है कि सरहपा के दोहे, एक झलक डालनी है इन पर। क्या है? पुस्तक पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ये देखिएगा मेरे दोस्त, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यह दोहा कबीर का है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। यह दोहा नीचे लिखा है, यह दोहा कबीर का है, लेकिन भाव सरहपा के दोहों से मेल खाता है। एक प्रश्न यहां पर यह बन गया, क्या बन गया देखो, कबीरदास जी का कौन सा दोहा ऐसा है जिसका भाव सरहपा से मेल खाता है? ऐसा प्रश्न भी आ जाएगा वीरो। तो भाई देखो, ये वाला जो दोहा है नीचे वाला, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये दोहा कबीर का है, कबीरदास जी का है, लेकिन इसका जो भाव है वो सरहपा के दोहों से क्या करता है? मेल खाता है। जैसे ऊपर है, पुस्तक पढ़ी पढ़ी जुग मुआ और पंडित भया न कोय। पुस्तक पढ़ी पढ़ी जुग मुआ यानी कि पुस्तक को पढ़ पढ़ करके पूरा समय बिता दिया। पंडित भया न कोय, कोई भी पंडित नहीं हुआ। पुस्तकों को पढ़ करके कोई पंडित नहीं बना। ये बात कहना चाह रहे हैं? समझ में आ गई नहीं? ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ करके और पंडित बन गए। समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? प्रश्न बन जाएगा, मैंने कहा बहुत बारीकी से प्रश्न लेकर छट सकता है कि ऐसा कौन सा दोहा है जो कबीरदास जी से मेल खाता है। कबीरदास जी का कौन सा दोहा है? तो भैया ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आगे दिया है कि सरहपा ने अपने दोहे अपभ्रंश या प्राचीन पूर्वी हिंदी में हैं, यानी कि जो सरहपा हैं उनके जो दोहे हैं मेरे दोस्त वो अपभ्रंश में या फिर प्राचीन पूर्वी हिंदी में है। और दूसरी बात कि जिनमें बोध तांत्रिक ज्ञान और जीवन की माया, सहजता और शून्यता के भाव मिलते हैं। देखिए आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, यहां पर भी एक क्वेश्चन बन गया। क्या? ये बन गया, ये वाला क्वेश्चन बन गया जो मैंने बॉक्स में बंद किया। आप कहोगे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सरहपा के दोहे अपभ्रंश और प्राचीन पूर्वी हिंदी में हैं, लेकिन सरहपा के दोहों में क्या प्रचलित है? सरहपा के दोहों में क्या प्रचलित है या क्या है जिनमें बोध तांत्रिक का बोध है, ज्ञान का बोध है, जीवन की माया का बोध है, सहजता का बोध है और शून्यता के भाव मिलते हैं? और किसके भाव मिलते हैं? शून्यता के भाव मिलते हैं। इतनी बात बताओ समझ में आई या ना? जल्दी से थम्स अप करके, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, थम्स अप करके। शून्यता का अर्थ जो होता है पता है? खालीपन को दर्शाता, खालीपन को दर्शाता, यानी बोध दर्शन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका अर्थ होता है खालीपन या फिर सारहीनता। मैं लिख देता हूं शून्यता को। इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त, इसका अर्थ होता है खालीपन या सारहीनता। खालीपन, खालीपन या सारहीनता, सारहीनता होता है। इतनी बात समझ में आ गई?
ज्ञान जीवन की माया, सहजता और शून्यता के भाव मिलते हैं, खालीपन और सहारहीनता को दर्शाया जाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना। एक दोहा ये भी है, एक पंक्ति, जही मन पावन न संचरई और रवि शशि नहीं प्रवेश, रवि शशि नहीं प्रवेश, ये भी सरहपा का ही है मेरे दोस्त। बौद्ध तांत्रिक ज्ञान जो होता है, मैंने बताया ना कि जो तांत्रिक साधना थी, जो तांत्रिक साध्विका थी, जो तांत्रिक जो उनकी गुरु माता बनी, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो तंत्र विद्या थी उसका ज्ञान दिया है। बात समझ में आ गई क्या ना। ठीक है, इतनी बात या ना, इतनी बात क्लियर हो गई है ना। बेटा देखो, साहित्य मेरे दोस्त कुंदन मेरे वीर, साहित्य जो है ये आपका ही मैसेज मेरे वीर आया है बस एक बार, बाकी सब बच्चों का आया है कि भैया जी सारी बातें देखो, इसमें मैं सारी बातें एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट मुख्य बिंदु बना करके लेकर के आया हूं, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी हो समझने की। ठीक है, तो जिससे आप लोगों को बहुत आसानी हो समझने की, इससे ज्यादा क्या मिल सकता है मेरे दोस्त, ये बताओ। बुक में पूरी ऐसी दी गई है, पूरी पूरी वो दी गई है, पूरी कथा सी। अब अगर उस पूरी कथा को पढ़ना है तो मेरे दोस्त कोई फायदा नहीं, फिर शिक्षक का कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप बुक से ही पढ़ सकते हो। फिर आपको मेरे दोस्त औपचारिक ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप अनौपचारिक ज्ञान से ही पढ़ सकते हो। औपचारिक ज्ञान का मतलब होता है शिक्षा संस्थान, है ना, स्कूल से शिक्षा लेना, मार्गदर्शक हो एक हमारा, उसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई क्या ना वीर, उसको दर्शाता। तो कुंदन मेरे वीर समझने की कोशिश करिएगा, और आप तो वैसे भी मेरे दोस्त मेरे भाई, आप तो वैसे भी छोटे तो नहीं होने के, डिग्री धारक हो आप, डिग्री धारक हो, बीएड की डिग्री आप धारण करिए हुए हो, सीधी सी बात है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या कह रहा है, प्रभाव और विरासत की अगर मैं बात करूं तो यहां देख सकते हो, सरहपा की शिक्षाएं तिब्बती बौद्ध धर्म में भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। भैया जी एक प्रश्न ये भी बन सकता है आप लोगों का, क्या कि सरहपा की जो शिक्षाएं हैं वो किसमें मेरे दोस्त अत्यंत प्रभावशाली हैं? तिब्बती बौद्ध धर्म में भी प्रभावशाली हैं। किसमें है मेरे दोस्त? तिब्बती बौद्ध धर्म में ही मेरे दोस्त प्रभावशाली हैं। इतनी बात सबकी समझ में आई या ना, बताओ। इतनी बात सबकी समझ में आई या ना मेरे दोस्त, इसका बताओ जल्दी से, इतनी बात बताओ। उमेश कुमार पूछ रहे हैं कि जगमुआ का अर्थ क्या होता है भैया जी। जगमुआ कहाँ है भैया, कहाँ है जगमुआ? अच्छा ये वाला, देखो जगमुआ बोलते हैं पुस्तक पढ़ी पढ़ी जगमुआ, अरे पुस्तकों को पढ़ पढ़ के जग मर गया, संसार मर गया, ये बात कही है उसने कि पुस्तक पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पुस्तकों को पढ़ करके संसार मर गया, मतलब संसार मर चुका है पुस्तक पढ़ पढ़ के ज्ञान ले ले करके। पंडित भया न कोई, कोई भी पंडित नहीं बना। इसका पूर्ण अर्थ यह है, इसका पूर्ण अर्थ यह है मेरे दोस्त कि पुस्तकों को पढ़ पढ़ के, कहते ना है कि भैया मैं तो पढ़ पढ़ करके थक गया, यह अर्थ है इसका। मैं तो पढ़ पढ़ के, पुस्तकों को पढ़ पढ़ के थक गया, मर लिया भाई मैं तो ज्ञान ले लेके, लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा, सलेक्शन ही ना हो रहा कहीं को। ये वाली बात दर्शाई है यहां पर कि पुस्तक पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पुस्तकों को पढ़ पढ़ के जग मर चुका है, मर लिया जग। आगे दिया पंडित भयानक, कोई भी पंडित नहीं बना, कोई भी ज्ञानी नहीं बना, उसको दर्शाता है मेरे दोस्त आप लोगों का। इतनी बात समझ में आ गई वीर? अब बताओ समझ में आ गई है ना? अब बताओ मेरे दोस्त समझ में आ गई है ना मेरे शेर? इतनी बात क्लियर हुई है ना, जल्दी से बताओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। आगे देखो इसके बाद क्या कहा है, इनके शिष्य नागार्जुन थे, यानी कि सरहपा के जो शिष्य थे मेरे दोस्त वो कौन थे? नागार्जुन। और सरहपा के शिष्य मेरे दोस्त सबरपा और तिलोपा, है ना, आदि इनके मार्ग को आगे बढ़ाया, यानी कि इनके मार्ग को जो है आगे बढ़ाया, आगे दिया है। ठीक है, हाँ, जग का मतलब है संसार और मुआ का अर्थ होता है मरना। ठीक है, आगे उनकी परंपरा आज भी ब्रजयान, ध्यान से देखना, उनकी जो परंपरा है आज भी ब्रजयान और वज्रयान और
कागयु संप्रदाय में जीवित है। किनकी? सरहपा। इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? जगमुआ का अर्थ क्या है सर जी? अभी तो बताया उमेश, आपने शायद सुना नहीं मेरे दोस्त, मेरे वीर, आपने सुना नहीं। जगमुआ बोलते संसार मरा हुआ संसार, मर चुका संसार, उसको दर्शाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो समझ में नहीं आया है वो टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। इतनी बात समझ में आई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? देखो, सत्यदेव जी कह रहे हैं भैया जी हमारे के वर्कशीट में प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे दोस्त, वर्कशीट भी दूंगा और मॉक टेस्ट भी दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो बस। मेरा यूपीएसआई का कोर्स पूरा हो जाने दो, उसके बाद फिर मुझे समय मिलेगा तो फिर मैं मेरे दोस्त आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी बना करके दे दिया करूंगा, चिंता मत करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे फ्री हो जाने दो अभी। ठीक है ना वीर, थोड़ा फ्री हो जाने दो, आगे बढ़ो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, ये बताओ पहले तो। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई या ना? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त हम किस पर? सबरपा पर। अब आगे किस पर बढ़ते हैं मेरे दोस्त? हम सबरपा पर। अब देखिए सबरपा क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर देखिएगा मैंने क्या कहा, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। सबरपा की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे दोस्त सबरपा जो है उनका जो जन्म हुआ है वो कहां हुआ है वो भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए देखो, इनका जन्म जो हुआ था वो मेरे दोस्त क्षत्रिय कुल में हुआ था। देखिए काग्यू, एक भैया पूछ रहे हैं कि, एक बहन पूछ रही है कि भैया जी काग्यू का अर्थ क्या होता है? मेरे दोस्त काग्यू जो होता है वो बौद्ध बुद्ध की शिक्षाओं को दर्शाता है, यानी कि बुद्ध की शिक्षाएं और उनका संचरण या फिर वंश। मैं लिख देता हूं लो, बुद्ध की शिक्षाएं और उनका संचरण या फिर वंश, मैं लिख देता हूं। शिक्षाएं या संचरण या उनका संचरण, उसको कहते हैं काग्यू। काग्यू संप्रदाय, उसको कहते हैं मेरे दोस्त काग्यू संप्रदाय। ठीक है, बुद्ध की जो शिक्षा है। किरण कह रही हैं कि भैया जी साहित्य समझ में ना आ रहा। गुड़िया रानी, साहित्य को समझने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है, हमें ध्यान रखना। व्याकरण तो हर कोई कर लेता है, लेकिन साहित्य जिसने पढ़ लिया सिलेक्शन ही उसका होगा। पूरा का पूरा पेपर साहित्य पर ही आधारित है। अब आप समझ लो, अब आप समझ लो। ठीक है, जो जो कठिन शब्द होते हैं उसको मैं खुद बता करके चल रहा हूं, आप लोगों को जरूरत नहीं है कुछ भी कहने की। देख लीजिएगा आगे, देखिए क्या कह रहा है सबरपा की अगर मैं बात करूं तो। देखिए ध्यान से एकदम, क्या है इनका जो जन्म है, सबरपा का जो जन्म है वो क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। 780 ईस्वी में मेरे दोस्त हुआ था। आगे देखिए, सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सरहपा कौन थे इनके वीरो? गुरु थे। सरहपा कौन थे इनके? गुरु थे, गुरु थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबरपा जो है वो किस काल के कवि? आदिकाल। सबरपा जो है किस में आते हैं? 84 सिद्धों में से एक कवि आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता सबरपा का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? एक क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता कि सबरपा के गुरु कौन हैं? तो भैया आपका सरहपा है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त की थी वो सरहपा से ही प्राप्त की थी। ध्यान रखना, इसमें क्या समझने वाली बात है? इसमें क्या समझने वाली बात है ये बताओ। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो, अगर हम लोग साइकिल चलानी सीखते हैं, मेरी बात पर गौर देना सब विद्यार्थी, अगर हम लोग साइकिल चलानी सीख लेते हैं तो सबसे पहले हम साइकिल को क्या करते हैं?
पैदल ले जाना चलाते, पैदल लेकर के चलना सीखते हैं कि पैदल ले जाने का हमें बहुत शौक होता। उसके बाद हम क्या चलाने सीखेंगे, धीरे 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 चलाते 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 पेंडल मारना शुरू करेंगे, अर्थात कैंची। पहले हमने क्या सीखी, कैंची। और फिर धीरे 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 हम डंडा चलाना सीख गए, डंडे पर बैठ करके। और फिर हम धीरे 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 गद्दी पर बैठ गए। और जब गद्दी पर बैठ गए तो फिर हमसे बड़ा राजा कौन, यानी कि हम सोच लेंगे कि हमको तो साइकिल आ गई, फिर हम उसमें अलग तरीके से चलाना सीखेंगे। क्या, फिर हम कैरियल पर बैठ करके साइकिल चलाना सीखेंगे। तो मान लीजिए हमने जो साइकिल चलानी सीखी तो हमने उसका क्या किया मेरे दोस्त, निरंतर अभ्यास किया। साइकिल चलाने का हमने क्या किया मेरे दोस्त, निरंतर अभ्यास किया। और जब साइकिल चलाने का जब हमने अभ्यास किया है तो हमें क्या आ गई, साइकिल। अचानक से आविष्कार हो गया मेरे दोस्त किसका, अचानक से मोटरसाइकिल आ गई, स्कूटी आ गई। क्या आ गई, स्कूटी आ गई। तो हमने साइकिल छोड़ किस पर बैठ गए, स्कूटी पर बैठ गए। और हमने स्कूटी चलानी भी सीख ली। और हम 10 साल से स्कूटी चला रहे हैं। 10 साल से हम क्या चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं 10 साल से। और जब हम स्कूटी 10 साल से चला रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरे वीरों, जब 10 साल से आप स्कूटी को चलाओगे और आपसे एक दिन ऐसा समय आ गया कि जहां स्कूटी ना जाई जा सके, बस केवल साइकिल जा सकती है, आपसे कहा गया कि जाओ साइकिल से इस काम को कर आओ, आपको इतना पैसा मिलेगा, क्या आप मना कर दोगे क्या, अरे मैं साइकिल से नहीं जाऊंगा, या मैं साइकिल चलानी मुझे नहीं आती? आप कह दोगे जी मैं दे आऊंगा। क्यों कह दोगे, क्यों कह दोगे मैं दे आऊंगा? क्योंकि आपने साइकिल चलाने का क्या किया, अभ्यास। साइकिल चलाने की क्या की आपने, अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस की, जिसके कारण आप उसको नहीं भूले 5 साल 10 साल के बाद भी। 5 साल 10 साल के बाद भी मेरे दोस्त आप लोग नहीं भूले। अगर आप इसी प्रकार ये अभ्यास अपने कक्षा में अपने पाठ्य पुस्तकों के लिए करोगे, निरंतर अभ्यास बना करके रखोगे, तो आप जीवन में साहित्य नहीं भूलोगे। ये जो सीख दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि अभ्यास का प्रैक्टिस का उल्टा नहीं होता है मेरे दोस्त। अभ्यास का प्रैक्टिस का विपरीत नहीं होता है, विलोम शब्द नहीं होता है। होता हो तो बताओ। तो इतनी बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये केवल मैंने मोटिवेशन आपको इसलिए दिया कि आपने 10 साल के बाद भी कह दिया कि मैं साइकिल से चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने साइकिल चलाने का अभ्यास किया था, आपने उसकी प्रैक्टिस की थी। और प्रैक्टिस जो करता है वो कभी जीवन में नहीं भूलते हैं। और यही बात मैं पढ़ाई को लेकर के कह रहा हूं कि आप अपने साहित्य से जितना मैं पढ़ा रहा हूं, आप उसको निरंतर मेरे दोस्त अभ्यास के रिदम में रखेंगे, उसको बना करके रखेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो मेरे दोस्त कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे आप। ये बात मेरी दावे के साथ कहता हूं। समझ में आ गई भी मेरी बात? ध्यान रखना इस बात का। आगे देखिएगा। हाँ जी, सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। शबरों का जीवन व्यतीत करने के कारण ये सबरपा कहे जाने लगे। यानी कि सबरों का जो जीवन है, यानी कि सबरों का सा जीवन, जैसे सबर होते हैं मेरे दोस्त, उनका जीवन जो है, उनका जीवन मेरे दोस्त करने वाले, उनका जीवन मेरे दोस्त करने वाले उसको कहते हैं। आप कहोगे सबर क्या होता है? सबर एक मेरे दोस्त भील होती है, एक जाति होती है। एक भील को बोलते हैं, अर्थात मैं कह दूं एक वन्य जाति, एक एक वन्य, वन की जाति, एक वन्य जाति, एक वन्य जाति को कहते हैं मेरे दोस्त। मैं कह दूंगा आप लोगों से भील जिसको हम कहते हैं, कि सबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण इनका जो नाम पड़ा था वो मेरे दोस्त कैसे पड़ा था? सबरपा कहे जाने लगे। बाद में ये पा जुड़ गया तो इनके बाद में क्या गया मेरे दोस्त? सबरपा कहे जाने लगे। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। भैया जी, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो चर्यापद है वो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो आपका जवाब होगा भैया जी सबरपा की। भैया जी सबर पाकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आगे दिया है ये मोह माया का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते थे। जो मोह माया है उसका करते थे क्या? विरोध।
उसका क्या करते थे मेरे दोस्त, ये विरोध करते थे। उसका विरोध करके ये सहज जीवन पर ज्यादा जोर देते थे, बल देते थे, और उसी को महामुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते थे। इनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला, बुकड़े सेरे कपासु फुटिला, तैला बाड़ीर पासेर जोहिड़ा, बाड़ी तायला फैटिली अंधियारी रे आकाश फुइला। अर्थात मेरे दोस्त कहने का, पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। पंडित का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है, ज्ञानी होता है। ज्ञानी को कहते हैं पंडित, ये बात ध्यान रखना। पंडित किसको कहते हैं मेरे दोस्त, हम ज्ञानी को कहते हैं पंडित, ये बात ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई या ना? ठीक, तो आगे पंडित होता है मूर्ख। देखिए पंडित और पंडित में अंतर होता है। अगर मैं पंडित की बात करूंगा तो पंडित हो जाएगा मेरे दोस्त ज्ञानी, ज्ञानी। और अगर मैं पंडित की बात करूंगा तो मेरे दोस्त पंडित होता है मूर्ख। दोनों में अंतर होता, ध्यान रखना। पंडित बोल देंगे मूर्ख को और पंडित बोल देंगे ज्ञानी को। इन दोनों में इतना ही अंतर मेरे दोस्त आप लोगों का होता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? देखो अब देखो मैंने बताया इसमें, यहां पर देखिएगा, हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला। अर्थात मैं कह दूंगा मेरे दोस्त आप लोगों से क्या, कि इसमें बोला कि हेरी ये मेरी तैला बाड़ी। यहां हेरी का जो अर्थ है वो देखो, हेरी का जो अर्थ है वो क्या है मेरे दोस्त, यहां देखो। क्या अर्थ है मेरे दोस्त, देखो। ये का अर्थ है यह, ये का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, यह। और मेरी का अर्थ है मेरे दोस्त मेरा। तैला वाणी का अर्थ है उस खेत में। देखो यह मेरा उस खेत में। पॉइंट याद नोट करेंगे मेरे दोस्त, मैं अर्थ भी बता करके चल रहा हूं मेरे वीरों, ध्यान से समझ करके चलना। क्या बोला है कि हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला, देखो मेरी उस खेत में। आगे दिया है बुकड़े से कपासू फुटीला, देखो मेरी उस खेत में जो मेरे पति के समान सीधी है। यहां दिया ना बाड़ी खसमे समतुला। खसमे, खसम ना बोलते पति को, खसम खसम, समझ रहे कि ना, बोले हैं कि ना, खसम बोले हैं भैया पति को। कभी कभी गुस्से में कह देते होंगे, जब लड़ाई होती होगी ना आपस में महिलाओं में, तब कहते होंगे तेरे खसम ने किया, ये इस तरीके से। तो भैया यहां पर बात बताई जा रही है, मैं अर्थ बता रहा हूं उसका, ध्यान से समझना मेरे वीरों, विशेष तरीके से, बहुत मेहनत से कर रहा हूं, विशेष तरीके से ध्यान रखना। देखो उसने कहा क्या कि हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला। खसमे समतुला का मतलब है कि देखो मेरी उस खेत में जो मेरे पति के समान सीधी है। आगे दिया है बुकड़े सेरे कपासु फुटीला, अर्थात कपास के फूल खिले हैं। आगे तैला बाड़ीर पासेर जोहड़ा बाड़ी तायला, अर्थात उस खेत के पास वाले तालाब में जैसे आकाश में तारे खिले हों वैसे ही अंधेरे में प्रकाश फैला हुआ है। फटेली अंधेरे ही आकाश फूला, वैसे ही अंधेरे में प्रकाश फैला हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई है ना? अब बताओ इसका अर्थ समझ में आया ना? कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसको इसका अर्थ समझ में नहीं आया? हेरी ये मेरी तैला बाड़ी, अरे देखो मेरी उस खेत में खसमे समतुला, यानी कि जो कपास खड़ी हुई है वो मेरे खसम के, वो मेरे पति के समान सीधी है, एकदम एकदम सीधी। ये बात कही है। बात समझ में आ रही क्या नहीं? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? अपभ्रंश भाषा में प्रयोग हुई हैं ये पंक्तियां लिखी हुई, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा कठिनाई सी लग रही होगी। अब बताओ इतनी बात, इतने अर्थ को समझ में आ गया है नहीं? एक बार बताओ जल्दी से भैया जी, एक बार फिर से बता दीजिए इसका अर्थ। ठीक है कोई बात नहीं, देखो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये अपभ्रंश में लिखा हुआ, अपभ्रंश उसको बोलते हैं बिगड़ा हुआ, अपभ्रंश उसको बोलते हैं बिगड़ा हुआ। ऊपर वाली लाइन का अर्थ जो है, अरे भाई देखो, हेरी ये मेरी तैला बाड़ी, बाड़ी जो है वो खेत को दर्शाया। खसमे समतुला, समतुला का मतलब होता है समान, खसमे मतलब खसम के। अर्थात क्या है कि देखो मेरी उस खेत में, देखो मेरी उस खेत में जो मेरे पति के समान सीधी है। आगे दिया है बुकड़े सेरे कपासु फुटीला, अर्थात कपास के फूल खिले हैं।
आगे दिया है तैला बाड़ीर पासेर जोहड़ा बाड़ी ताइला, अर्थात मेरे दोस्त उस खेत के पास बाले तालाब में, उस खेत के पास जोहड़ा, जोहड़ा का मतलब होता तालाब, उस खेत के पास ताइला बाड़ीर पासेर मतलब उस खेत के पास वाले तालाब में। आगे दिया है पटेली अंधियारी रे आकाश फुईला, अर्थात जैसे आकाश में तारे खिले हों वैसे ही अंधेरे में प्रकाश फैला हुआ है। अंधियारी आकाश फुईला, ऐसे ही अंधेरे में मेरे दोस्त प्रकाश मेरे दोस्त फैला हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। टूटी फूटी भाषा, बिगड़ा हुआ रूप बोलते हैं अपभ्रंश को मेरे शेर। बड़े मजाकिया हो गुरुबर आप। चलो, मजाक भी जरूरी मेरे शेर। भाई मैं तो मजाक कहां कर रहा हूं, मैं तो बात अर्थ बता रहा हूं, जो बात लिखी हुई है वही बता रहा हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही क्या। खसमे समतुला हमने तो सुना अपने गांवों में, हमने तो अपने गांवों में बहुत सुना मेरे दोस्त। ठीक है, अब आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बीरो आगे बढ़ते हैं मेरे शेरों, आगे इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं सरहपा जी के। ध्यान से समझिएगा क्या है। सबरपा बोल देंगे इनको, या फिर इनका दूसरा नाम भी होता है एक सरब सबर स्वामी। क्या होता है मेरे दोस्त एक दूसरा नाम? सबर स्वामी भी इन्हीं का नाम होता है। आगे देखो आगे क्या कह रहा है। कालतय अनुमंतय जो है इसका जो शताब्दी मानी जाती है वो 5वीं और 6ठी शताब्दी बताई जाती है। आगे दिया है विख्यात रचना जो है वो है सबर भाष्य। ध्यान देना मेरी बात पर। इनकी जो सबसे ज्यादा विख्यात रचना है एक तो चर्या पद है और एक है मेरे दोस्त सबर भाष्य, जो मीमांसा सूत्रों पर टीका है। यानी कि इसका जो अर्थ होता है, इसके जो बारे में बताई गई है वो क्या है मेरे दोस्त वो मीमांसा सूत्रों पर टीका दर्शाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई है ना। सर आज पहली बार आपने स्माइल किया है, अच्छा पहली बार किया। आप अजय देवगन लगते हैं। अच्छा अजय देवगन ना, वो बताओ। आगे देखो, सबरपा भारतीय दर्शन के एक प्रसिद्ध आचार्य थे। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, सबरपा जो है भारतीय दर्शन के एक प्रसिद्ध आचार्य थे। आपसे पूछा जा सकता है वीरो, आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय दर्शन के एक प्रसिद्ध आचार्य थे। वे पूर्व मीमांसा दर्शन के महान टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। भाई वाह क्या बात है मेरे दोस्त। कौन आपसे इतनी बात कही? ये मीमांसा यहां पर गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर देना, मैं कर देता हूं। देखो छोटी की मात्रा लग गई, इस पर बड़ी की लगेगी। मीमांसा, देखो आगे मैंने क्या कहा, ये पूर्व मीमांसा दर्शन। सर प्री निकल जाएगा क्या? और क्या निकलेगा भैया? प्री ना निकलने का तो और क्या निकलेगा? प्री निकलेगा पढ़ने से, और बिना पढ़े कहां से निकल जाएगा मेरे दोस्त? ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं? मीमांसा दर्शन का जो अर्थ होता है वो होता है मेरे दोस्त आप लोगों का कि भारतीय दर्शन की एक प्राचीन प्रणाली जो वेदों के कर्मकांड भाग पर केंद्रित होती है। ये मीमांसा दर्शन जो होती है जो वेदों के कर्मकांड भाग पर मेरे दोस्त आश्रित होती है, उसको दर्शाता है। जो वेदों के कर्मकांड पर आश्रित होती है उसको दर्शाता है। ठीक है, देखो आगे कह रहा है कि महान टीकाकार थे के रूप में थे, प्रसिद्ध थे। उन्होंने महर्षि जैमिनी द्वारा रचित मीमांसा सूत्रों पर टीका लिखी जिसे सबर भाष्य कहा गया है, और यह भाष्य पूर्व मीमांसा दर्शन की पहली उपलब्ध टीका है और आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण मेरे दोस्त मानी जाती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? बताइए, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? कैटेगरी वाइज मेरे दोस्त अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है मेरे वीर, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से मेरे वीर दिया गया है विपिन कुमार मेरे शेर। ठीक है, 40%, 35%, कैटेगरी वाइज अलग अलग है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे देखो इसके बाद क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। इतनी बात पहले तो बताओ समझ में आई है ना?
इतनी बात समझ में आई है ना? पहले तो एक बार बता दो जल्दी से। इतनी बात समझ में आई है ना? देखिए, मेहनत करना और जिम्मेदारी से काम करना, जिम्मेदारी से, पूरे जिम्मेदारी से कर्म करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। उसका अनुसरण करके चलना वो आपकी जिम्मेदारी है। उसका अनुसरण करके चलना वो आपकी जिम्मेदारी है। देखिए क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। साहित्य, उसकी संस्कृत की क्लास में अलग से डाल दूंगा, चिंता मत करो। संस्कृत की जो क्लास है मैं डाल दूंगा अलग से। हाँ जी। मैंने कहा उन्होंने महर्षि जैमिनी द्वारा रचित मीमांसा सूत्रों पर, मीमांसा सूत्र जो होते हैं, मैंने बताया मीमांसा किसको कहते हैं, मीमांसा दर्शन जो वेदों से, मेरे दोस्त, वेदों से संबंधित होता है, उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? गुरुजी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी आपके हिसाब से? मेरे वीर विपिन, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि हमारे इसमें फॉर्म कितने भरे गए हैं, ठीक है वीर, एलटी ग्रेड में सब्जेक्ट वाइज फॉर्म कितने भरे गए हैं, तब तक आकलन नहीं कर सकते मेरे शेर, तब तक आकलन नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ना ना ना, संस्कृत क्लास के अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, आपके बैच में मिलेगा आपको, आपके बैच में मिलेगा आपको, चिंता मत करो भाई, वो उसकी चिंता मत करो मेरे दोस्त, मेरे वीर। चलिए आगे देखो, गुरु परंपरा। आगे देखो, गुरु परंपरा की अगर मैं बात करूं तो यहां देखिएगा क्या कह रहे हैं ये। अब आगे, सबरपा को कुमारिल भट्ट का पूर्ववर्ती माना जाता है। आपसे प्रश्न एक यहां बन जाएगा क्या, कि सबरपा को किसका पूर्ववर्ती माना जाता है? सबरपा को किसका पूर्ववर्ती माना जाता है? तो मेरे दोस्त आपको ध्यान में रखना है, कुमारिल भट्ट का पूर्ववर्ती माना जाता है। आगे दिया है यहां, कुमारिल भट्ट ने सबर भाष्य पर ही अपनी टीका लिखी थी, जिसे तंत्रिक या श्लोक वार्तिक कहते हैं, श्लोक वार्तिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम तंत्रिक या फिर मेरे दोस्त श्लोक वार्तिक कहते हैं। एक मुख्य बिंदु ये भी है, इसको भी ध्यान रखना। सर जी वर्कशीट में मेरे 50 ठीक हुए हैं, 10 गलत हुए हैं क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन तो 99 थे, बस 60 ही क्वेश्चन करे तुमने, हैं? क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी बात, या ना? यहां तक क्लियर हो गई सबकी? जल्दी से थम्स अप करके बताओ, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, थम्स अप करके बताओ जल्दी से, इतनी बात क्लियर हुई है ना? बहुत मेहनत से मेरे दोस्त ये कंटेंट ढूंढा, ध्यान रखना एक एक चीज, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि बुक में नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन कोई लाइन किसी बुक की ली, कोई लाइन किसी बुक की ली, कोई चीज कुछ किसी बुक का लिया, सबको एक जगह मैंने जोड़ दिया। ठीक है जी? बात समझ में आ गई? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कुमारिल भट्ट ने सबर भाष्य पर ही अपनी टीका लिखी। कुमारिल भट्ट ने जो है वो मेरे दोस्त, उसने बोला कि सबर भाष्य पर ही अपनी टीका लिखी थी, लेकिन जिसे तंत्रिक और श्लोक वार्तिक भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तंत्रिक या फिर श्लोक वार्तिक भी कहते हैं। सबरों का अर्थ मैंने बताया था मेरे दोस्त, एक भील जाति होती है जो वन्य जाति को दर्शाता है। शुरू में ही मेरे दोस्त मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, संस्कृत की क्लास आपको मैं अपलोड कराऊंगा। सुपर टेट जो बैच है ना गुरुजी वाला हमारा, उसमें जो आपके चुनिंदा टॉपिक हैं उसको अपलोड करवाऊंगा, और रिवीजन मैम लाइव करा देंगे यूट्यूब पर आप लोगों के जो ओ टॉपिक हैं। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी, शुरू में ही बता दी थी, जिससे आपका समय खराब ना हो। क्योंकि उनका देखो संस्कृत का बैच है, अगर मैं उसके वाली बैच की क्लास लाइव करवाता हूं अपने वाले बैच में ही, तो वो पढ़ाएंगी अपने, आपकी हिंदी डीप आएगी, संस्कृत नहीं, उनकी संस्कृत डीप आएगी। तो आप अपना डीप पर क्यों समय नष्ट करो, आप इस समय को कहीं और ना ही प्रयोग करो, ये बात है। ठीक है जी?
चलिए, देख लिया सीमा जी, देख लिया। आगे बढ़ो मेरे दोस्त। अतः सबरस अतः है सबर स्वामी और कुमारिल भट्ट के बीच गुरु शिष्य परंपरा मानी जाती है। अब देख सकते हो, यानी कि ये जो दिया है इन्होंने कि सबर स्वामी और कुमारिल भट्ट, इन दोनों के बीच में एक मेरे दोस्त गुरु और शिष्य की मेरे दोस्त परंपरा मानी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, बताओ जल्दी से। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ूं। वर्कशीट दे दिया मेरे दोस्त आनंद, शुरू में ही कल दे दिया वर्कशीट वाले फोल्डर में, जैसी बैच को खोलोगे तभी बताया। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसमें देख लेना। देखो आगे, योगदान की बात अगर मैं करें तो योगदान क्या है इनका, इसकी बात करते हैं। सबर भाष्य यह मीमांसा सूत्रों की सबसे पुरानी व्याख्या है। यह जो है मीमांसा सूत्रों की जो है सबसे पुरानी व्याख्या है जो आज तक उपलब्ध है। जो सबर भाष्य क्या है मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं। सबर भाष्य जो है यह मीमांसा सूत्रों की एक सबसे पुरानी व्याख्या है जो आज तक उपलब्ध है। जो आज तक क्या है मेरे दोस्त, उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखो। संस्कृत का क्लास आपके ही बैच में होगा, आप चिंता मत करो, मैं डलवा दूंगा। जैसे ही मैं डाल दूंगा तो आपको मैं बता दूंगा, परेशान मत हो। आगे देखो, इसमें वैदिक धर्म, कर्मकांड, यज्ञ और धर्म की व्याख्या अत्यंत तर्कपूर्ण ढंग से की गई है। देखो, आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि सबर भाष्य जो रचना है वो किसकी है? सबरपा की। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि सबर भाष्य यह मीमांसा सूत्रों की सबसे पुरानी व्याख्या है। जो मीमांसा है, मैंने बताया मीमांसा किसको कहते हैं, मीमांसा दर्शन किसको कहते हैं, जो वेद से संबंधित होती है। ठीक है, उसको दर्शाता ब्राह्मण रूप से एक प्रकार से, है ना, उसको कहते हैं। आगे दिया है कि इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, किसमें? सबर भाष्य में। इसमें मिलेंगी मेरे दोस्त आप लोगों को वैदिक धर्म, और क्या मिलेगा मेरे दोस्त? कर्मकांड, यज्ञ और धर्म की व्याख्या का अत्यंत तर्कपूर्ण मेरे दोस्त क्या है? अत्यंत तर्कपूर्ण मेरे दोस्त ढंग से की गई है। ये अत्यंत तर्कपूर्ण ढंग से मेरे दोस्त की गई है। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो। शेयर कर सकते हैं पीडीएफ भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जब मैं डलवा दूंगा धीरे धीरे करके अपलोड होंगी, मैं जैसी डलवा दूंगा तुरंत मैं आपको बता दूंगा। सुपर टेट नहीं आया था क्या हमारा गुरुजी बैच? तो गुरुजी बैच में मैम ने जो संस्कृत कराई है उस लेवल की संस्कृत के क्वेश्चन आएंगे आपके। इतना हार्ड लेवल नहीं आएगा, हुआ नहीं है। जो थोड़ा सा डीप जाएगा वो जाएगी हिंदी, क्योंकि आपका मुख्य विषय हिंदी है ना कि संस्कृत, तो इसीलिए। ठीक है भाई, क्लियर हो गई? चलिए, आगे देखो। इसके बाद क्या है, 1 सितंबर को आएगा शायद मेरे ख्याल से मेरे दोस्त। अभी तो चेक लेवल सीरीज चल रही है, उसको देख लो मेरे दोस्त, यूपीएसआई के लिए। हाँ जी, यह भारतीय दर्शन में न्याय और तर्क की परंपरा को गहराई प्रदान करता है। ये क्या है? यह भारतीय दर्शन में क्या करता है? न्याय और तर्क की परंपरा को गहराई प्रदान करता है। वैदिक कर्मकांड का समर्थन, इसमें वैदिक कर्मकांड का समर्थन मिलेगा। अर्थात सवरपा ने वेदों को अपौरुषीय, मतलब अपौरुषीय का मतलब होता है अमानव रचित, यानी कि मानव के द्वारा रचित ना हो, जो मानव के द्वारा मेरे दोस्त रचित ना हो। बात समझ में आ गई? हाँ, इंपोर्टेंट टॉपिक डालूंगा, बाकी फालतू वालतू नहीं डालूंगा।
आज तो नहीं मिलेगी संस्कृत की क्लास, धीरे धीरे अपलोड होगी। अरे जब अपलोड हो जाएगी भैया मैं खुद बता दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो तुम? तुमसे छुपा के ना रखने का हूं कोई भी चीज, बताऊंगा तुम्हें। कैसी बात करो हो तुम? उन्हें ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत बताया। किनको? सबरपा को ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत भी बताया है। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, दर्शन पर प्रभाव क्या होगा? दर्शन पर प्रभाव है, उनके विचारों ने न केवल मीमांसा बल्कि न्याय वेदांत और बोध दर्शन, और क्या मेरे दोस्त, बोध दर्शन को भी प्रभावित किया है। यानी कि उनके जो विचार हैं, उनके विचारों ने, है ना, उनके जो विचार, कर्म कांड का मतलब होता है जो कर्म के द्वारा कांड होते हैं, किए गए कर्मों का भोगना, फल भोगना, उसको दर्शाता है। मीमांसा बल्कि न्याय वेदांत और बोध दर्शन को भी प्रभावित इन्होंने किया है, दर्शन पर जो प्रभाव इनका पड़ा है। आगे दिया है मेरे दोस्त, विशेषताएं क्या होती हैं? तो सबर स्वामी का भाष्य संस्कृत में है और इसमें वे बहुत ही तर्कयुक्त ढंग से सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। वे इसमें बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से मेरे दोस्त क्या करते हैं? सिद्धांतों की व्याख्या मेरे दोस्त करते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। आज केवल हम क्या पढ़ेंगे? सबरपा तक ही पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? सबरपा तक ही पढ़ेंगे बस। समझ में आ गई है ना? क्योंकि कंटेंट फिर ज्यादा हो जाएगा, आपको रिवीजन भी बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं साहित्य इसलिए बड़ा होता। ठीक है, आगे देखो इसके बाद क्या कह रहा है आगे। उनके लेखन से ज्ञात होता है कि वे बौद्ध धर्म और वैदांतिक विचारधाराओं से भी भली भांति परिचित थे और उनके तर्कों का उत्तर भी देते थे। सबरपा का एक विस्तृत जीवन परिचय अगर क्या मैं बात करूं तो यहां देख सकते हो आप लोग कि सबरपा के जीवन के बारे में बहुत कम ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध है। सबरपा जो है मेरे दोस्त, मैंने मीमांसा का अर्थ बताया है मेरे दोस्त। मीमांसा बोलते हैं जो मेरे दोस्त एक बौद्ध दर्शन से संबंधित होता है, उसको दर्शाया है। ठीक है, क्लास का टाइम बढ़ा तो दिया भैया, हो चल तो रही है अब क्लास। 8 बजे से 9 बजे तक का टाइम है, 8 बजे से सॉरी 10 बजे तक का टाइम है। मैं 9:30 बजे तक ले लूंगा, क्योंकि एकदम से ही इतनी जल्दी मेरे दोस्त वर्डन डालना आप पे सही नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे समय। सबरपा के जीवन में बहुत कम ऐतिहासिक वर्णन उपलब्ध हैं, यानी कि उनका जो जन्म माना जाता 5वीं 6ठी शताब्दी बताया, कुछ ईस्वी में हुआ है। किन्होंने बताया? कुछ कवियों ने ये बताया है, और कुछ कवियों का क्या माना जाता है, वो जो ये शुरू में मैंने बताया था 780 ईस्वी, इनका जो जन्म है वो 780 में हुआ था। कुछ कवियों के द्वारा ये बताया जाता है। दोनों में से एक विकल्प मिलेगा। आगे देखो, आगे उनका अधिकांश जीवन भारत के दक्षिण या मध्य भाग में बीता होगा, यानी कि इनका जो अधिकांश जीवन है वो कहाँ बीता? एक प्रकार से ये बोलते हैं, मीमांस जो है एक वैदिक ज्ञान को भी कहते हैं हम। ठीक है, बीता होगा जहां वैदिक परंपराएं और मीमांसा दर्शन की शिक्षा प्रचलित थी, जहां वैदिक परंपराएं थी और मेरे दोस्त मीमांसा दर्शन की क्या थी? शिक्षा प्रचलित थी। आगे दिया, उनके जीवन का विवरण सीधे किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता, परंतु उनकी रचनाओं से उनकी दार्शनिक गहराई और विद्वता का स्पष्ट अनुमान होता है। जो उनकी रचनाएं हैं, अगर मैं बात करूं सबर भाष्य की विशेषताएं क्या क्या हैं, जो सबर भाष्य रचना लिखी है उन्होंने, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? सबर भाष्य जैमिनी के मीमांसा सूत्रों पर लिखी गई। आपसे प्रश्न बन सकता है ये वाला कि जो सबर भाष्य है वो किस पर लिखी गई है? जैमिनी के मीमांसा सूत्रों पर लिखी गई। एक प्रश्न तो ये बन गया, एक प्रश्न तो ये बन गया। सबर भाष्य जैमिनी के मीमांसा सूत्रों पर लिखी गई, सबसे पुरानी उपलब्ध टीका है। यह न केवल मीमांसा दर्शन की व्याख्या करती है बल्कि कई बौद्ध, जैन और वैदांतिक विचारों का खंडन करते हुए तर्कपूर्ण निष्कर्ष भी प्रस्तुत करती है। कौन? ये सबर भाष्य। इसकी विशेषताएं पूछ सकता है। ठीक है, इसके जो मुख्य रूप हैं, मुख्य रूप से चर्चा होती है, यानी कि इसमें मुख्य रूप से चर्चा जो होती है वो क्या होती है, किस किस की होती है, वो देख सकते हो। धर्म क्या है,
सबर स्वामी कहते हैं, है ना, धर्मो नाम आदेश, अर्थात धर्म वह है जो वेदों द्वारा आज्ञापित है। धर्म वह है जो वेदों द्वारा आज्ञापित है। वेदों की अपुरुषता यानी कि अमानव रचना सबर भाष्य में मिलता है मेरे दोस्त। वेदों को शाश्वत और त्रुटिहीन बताया गया है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला बताया गया है। जो हमेशा रहने वाला होता है उसको मेरे दोस्त शाश्वत बताया गया है। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। आगे क्या दिया है, कर्मकांड का महत्व क्या होता है मेरे दोस्त, देखिएगा जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कर्मकांड क्या है। वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों को धर्म पालन का आवश्यक अंग माना गया है। वैदिक यज्ञों को, यज्ञ जो होते हैं, और अनुष्ठानों को धर्म पालन का मेरे दोस्त आवश्यक अंग माना गया है। बात बताओ समझ में आ गई या ना, बात बताओ समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त। इतनी बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त। आज्ञापित का अर्थ होता है मेरे दोस्त आदेश, या जिसको आज्ञा दी गई हो उसको कहते हैं मेरे शेर। जिसको आज्ञा दी गई हो आज्ञापित होता है, यानी कि वह धर्म है, धर्म वह है जो वेदों द्वारा आज्ञापित है, अर्थात जिसको आज्ञा दी गई हो, जिसको आज्ञा दी गई हो, ये हो गया। ठीक है, आगे दिया है कि श्रुति का सर्वोच्चता, यानी कि सब स्वामी मानते हैं कि ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत वेद श्रुति है। ठीक है, ना कि तर्क और या फिर अनुभूति, ना ही तर्क है और ना ही मेरे दोस्त तर्क है, और ना ही मेरे दोस्त क्या है आप लोगों का ज्ञान है। ठीक है, यानी कि श्रुति का अर्थ होता है मेरे दोस्त आप लोगों का सुनना, सुनना कहते हो, या फिर मेरे दोस्त कान, कान को भी श्रुति कहते हैं, ये बात का ध्यान रखना। सबर भाष्य में सबरपा ने केवल मीमांसा सिद्धांतों की व्याख्या की है, बल्कि अन्य समकालीन दर्शनों जैसे बौद्ध दर्शन की, विशेषकर संज्ञान और क्षणिकवाद सिद्धांत की। क्षणिकवाद उसको बोलेंगे जो थोड़े समय के लिए रहता है। साख्य और योग की है। वैदांतिक अद्वैतवाद की मेरे दोस्त की है उन्होंने। ठीक है, आगे न्याय दर्शन इसमें आता है। इन सभी के साथ संवाद करते हुए उनके सिद्धांतों का खंडन और समर्थन भी किया गया। इससे पता चलता है कि वे बहुयामी और बहुदर्शनी ज्ञान के संपन्न थे। भाषा शैली पूछी जा सकती है मेरे दोस्त आप लोगों से, तो भाषा शैली के बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोग लगा सकते हो सबर भाष्य की भाषा सरल, सरल लेकिन दार्शनिक रूप से गूढ़ है। लेकिन दार्शनिक रूप से कैसी है, गूढ़ है, और वह जटिल तात्विक विषयों को उदाहरणों और तर्कों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। यानी कि वह जो है क्या करते हैं मेरे दोस्त आप लोगों से तात्विक के रूप में करते हैं। भैया जी बताएं प्लीज वर्कशीट कहाँ मिलेगी मेरे दोस्त। वर्कशीट मैंने आप लोगों को बता दी है सबसे लास्ट में। जैसे आप एप्लीकेशन खोलोगे, एप्लीकेशन खोलने के तुरंत बाद आप लोगों को जब पेड क्लास पर जाओगे, पेड क्लास में हिंदी पर जाओगे, हिंदी पर जाते ही सबसे ऊपर वाला जो फोल्डर है वो वर्कशीट का ही है। सबसे ऊपर वाला फोल्डर जो वर्कशीट है। ठीक है, मैं रोक रहा हूं, बस आज यहीं यहीं तक करूंगा, बस आज इतना ही करूंगा। सबरपा पूरा कंप्लीट कर दिया, कल लुईपा पढ़ेंगे, लुईपा, कल लुईपा पढ़ेंगे। आगे देखो, उदाहरण दिया है इसका, श्रुते प्रमाण तत्व न तो प्रत्यक्षवत। इसका अर्थ क्या होता है देख सकते हो। श्रुति प्रमाण है, सुनना प्रमाण है, पर प्रत्यक्ष के समान नहीं, पर सामने जो है, जो सामने घटित होती है उसके समान नहीं। सुनना जो है वो झूठ भी हो सकता है। ठीक है, इसका अपना अलग अलग स्वरूप है, ये बताया इन्होंने। ये किसकी पंक्ति है मेरे दोस्त, ये सबरपा की। सबरपा ने बोला है ये क्या, कि श्रुते प्रमाण तत्व न तो
प्रत्यक्षवत, यानी कि श्रुति प्रमाण है, कानों से सुनना प्रमाण तो है, लेकिन पर प्रत्यक्ष के सामने नहीं, पर जो सामने घटित हुआ हो उसके उससे कम है, उससे क्या है, कम है। बात समझ में आ गई। आगे इसका अपना अलग स्वरूप होता। प्रभाव और विरासत की बात करूं तो मेरे दोस्त इसमें बताया कुमारिल भट्ट, जिन्होंने सबर भाष्य पर श्लोक वार्तिक लिखा, वे उनके महान अनुयायी माने जाते हैं और उनके कार्यों ने भारतीय न्याय, वेदांत और धार्मिक परंपराओं को प्रभावित किया। आज भी मीमांसा पढ़ने वाले विद्यार्थी सबसे पहले सबर भाष्य का अध्ययन करते हैं। तो भाई आज की कक्षा यहीं तक थी। मिलते हैं कल की कक्षा में। आप लोगों से लुईपा पढ़ेंगे कल हम क्या पढ़ेंगे, लुईपा। अभी आदिकाल ही चलेगा आप लोगों का, जब तक पूर्ण नहीं हो जाता। ठीक है भाई, ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को। अपनी तरफ से मैं भरसक प्रयास करूंगा। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।